हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार आत्महत्या के प्रयास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह एक अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। यह अपराध नहीं है और सरकार ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास सुविधा प्रदान करती है। केवल गंभीर मामलों में ही इसे अपराध नहीं माना जाएगा, इसके लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी। इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर बी आएगा, अर्थात यह अपराध नहीं और सरकार ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास की सुविधा प्रदान करेगी। इससे पहले अगर आईपीसी के कानून हम अगर देखते हैं, इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अगर कानून में हम लोग देखते हैं, जिसमें आईपीसी का जो धारा लगता था 309 में आत्महत्या को एक अपराध माना गया था, उसके लिए भी सजा दिया गया था। लेकिन इसमें देखा गया एक तो आत्महत्या व्यक्ति कर रहा है, ऊपर से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसको फिर सजा दिया जाएगा। तो इसमें ये जो इस कानून में 2017 में कानून में इस कंडिका वाला जो आईपीसी में जो अपराध है उसको हटा दिया गया और अब ये अपराध नहीं है और सरकार ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है। ये धारा 115 के तहत ये कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत निम्नलिखित में से किस उपचार को प्रतिबंधित किया गया है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी को हमेशा प्रतिबंधित किया गया, जो इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसको वो किया जाता था, मस्तिष्क को सुधारा जाता था। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं और एनेस्थीसिया के बिना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी, मनोचिकित्सक के परामर्श के बिना कोई भी उपचार, मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए कोई भी थेरेपी, इसमें से आपको बताया। तो वर्तमान में ये ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया गया, लेकिन बी वाला किया गया कि मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं और एनेस्थीसिया के बिना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, माने इसके बिना आप नहीं दे सकेंगे। उससे पहले आपको मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं पेशेंट को और एनेस्थीसिया के दवाई देना पड़ेगा, तब जाकर आप इसके जो थेरेपी है इसके इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा बोला गया। क्वेश्चन से, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में अनुभवी मनोरोग नर्स को किस अस्पताल में तैनात किया गया है? केंद्रीय राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, तृतीयक केंद्र, माध्यमिक केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक कॉमन क्वेश्चन से बन जाएगा, केंद्रीय राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में इनको तैनाती होगी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की कौन सी धारा मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है, ये आपको बताना है। धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 25। सही आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 20। धारा 20 में जो है आपको मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देती है। क्वेश्चन हमारे सामने, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत अग्रिम निर्देश क्या है, ये आपको बताना है कि अग्रिम निर्देश एडवांस डायरेक्टिव क्या है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा अपने उपचार के बारे में पहले से दिए गए निर्देश, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज, परिवारों के सदस्यों द्वारा दिए गए निर्णय, किसी भी प्रकार के उपचार के लिए दी गई सहमति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा अपने उपचार के बारे में पहले से दिए गए निर्देश को ही हम कहते हैं अग्रिम निर्देश कहते हैं। अग्रिम निर्देश की बात किया, अध्याय 3 धारा 5 में इसका वर्णन किया गया। ये भी कभी पूछ सकता है, धारा 5 ये याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अनुसार एक व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सुरक्षित है, ये आपको बताना है। अपनी मर्जी से किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान प्रवेश पाने का अधिकार, अपने मेडिकल रिपोर्ट को गुप्त रखने का अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा की मुफ्त और आसान पहुंच, उपरोक्त सभी। कॉमन क्वेश्चन से यहाँ पर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 कब पारित हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया, देखो लागू नहीं पूछा, पारित कब हुआ, ये संसद ने पारित किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। 7 अप्रैल 2017, 29 मई 2018, 1987 या 15 अगस्त 2017, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जब पारित की बात किया जाए संसद में तो ये होगा 7 अप्रैल 2017। देखो पारित अलग होता है जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता, तो पारित और लागू अलग होता है। तो 7 अप्रैल 2017 को ये क्या हुआ था, संसद में पारित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 कब लागू हुआ? देखो लागू अलग होगा, अब इसमें बताना है 29 मई 2018, 11 जुलाई 2017, 21 मार्च 2016 या 18 जनवरी 2019, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो लागू हुआ ये 29 मई 2018 को यह अधिनियम लागू हुआ था। यह अधिनियम किस अधिनियम को बदला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अधिनियम के बदले ये आया है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 1987, स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 1999, विकलांगता अधिनियम 1995 या बाल सुरक्षा अधिनियम 2005, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 1987 के बदले ये आया है। क्वेश्चन यहाँ पर है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। इसमें से आपको बताना है, निःशुल्क मनोरोग दवाओं तक पहुंच, बिना किसी भेदभाव या उत्पीड़न के सम्मान पूर्वक जीवन जिए, अपनी स्थिति के लिए वित्तीय मुआवजा प्राप्त करे, अपने स्वयं के उपचार विकल्प चुने। इसमें से आपको बताना है। अब इसमें से उपरोक्त सभी तो दिया नहीं, तो इसमें से देखना, तो सही आंसर इसका बी आएगा, बिना किसी भेदभाव उत्पीड़न के सम्मान पूर्वक जीवन जिए, ये इनका मेन अधिकार इनको प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं से उपचार तक पहुंच की गारंटी देता है। यह केवल विशिष्ट आयु समूह पर लागू होता है, या आत्महत्या प्रयासों का अपराध मानता है, या पूरी तरह से आत्महत्या रोकथाम पर केंद्रित है। सही आंसर इसका ए ही आ जाएगा, या प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं उपचार तक पहुंच के क्या करता है, गारंटी देता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, अधिनियम का कौन सा हिस्सा मरीज के अधिकारों का वर्णन करता है? तो ये आपको बताना है कि अधिकार, मरीज के अधिकारों का वर्णन कौन सा अधिनियम इसमें करता है। अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 7 या अध्याय 9, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा इसमें, अध्याय 2। अध्याय 2 में 2 धारा है, धारा 3 इसके अंतर्गत आएगा, धारा 3 और धारा 4, इसमें 2 धारा है, धारा 3 और धारा 4। धारा 3 मानसिक रुग्णता की अवधारणा का वर्णन किया गया है, और धारा 4 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार का वर्णन करता है। तो ये जो कौन सा हिस्सा मरीज के अधिकारों का वर्णन करता है, तो अध्याय 2 इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन अभी तो हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि यहाँ पर आत्महत्या के प्रयास को इसने अपराध की श्रेणी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अनुसार अग्रिम निर्देश से क्या तात्पर्य है? अब ये क्वेश्चन है कि अग्रिम निर्देश से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निर्देश, या धारा 3 के अधीन मनोचिकित्सक द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निर्देश, या धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निर्देश, या धारा 9 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निर्देश। सही आंसर इसका ए आएगा, धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निर्देश अभिप्रेत है मानसिक स्वास्थ्य व अग्रिम निर्देश से तात्पर्य। क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत अग्रिम निर्देश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। किसी कानूनी प्रतिनिधि को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का प्रबंधन सौंपना, यह बताना कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा, सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना, या मानसिक स्वास्थ्य बीमारी होने पर व्यक्ति के किस तरह से देखभाल उपचार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका वर्णन। देखिए यार, ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन, थोड़ा भी कॉमन अगर नहीं भी मालूम तो आप लगाओगे भाई अग्रिम निर्देश देगा, तो ये सब तो देगा नहीं। इसमें डी वाला आंसर ये आपका आ जाएगा कि देखो अपन मान लीजिए इतने सारे अधिनियम आप लोगों को दे दिए गए, याद करना मुश्किल हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा कर भी टिक्का लगा सकते हो
कि किसी कानूनी प्रति का मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान प्रबंधन सौंपना, ये सब अग्रिम निर्देश यह बताना कि व्यक्ति मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा, सरकार वित्तीय सहायता प्राप्त करना, आवेदन करना, ये सब तो होगा नहीं। यहाँ पर चीज अभी दो में कंफ्यूजन कर सकता था। तो मानसिक स्वास्थ्य बीमारी होने पर व्यक्ति किस तरह का देखभाल उपचार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अधिकांशतः 90% अगर आदमी सोचेगा तो इसी के बारे में सोचेगा, तो डी आंसर इसमें आएगा। तब की बात है जब आप तुक्का मार रहे हैं। अधिनियम के तहत मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में पंजीकरण के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है, माने रजिस्ट्रीकरण के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? जिला कलेक्टर, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्थानीय नगर निगम। अब इसमें दो चीज है, राज्य या केंद्रीय। अब इसमें से कंफ्यूजन हो सकता है, तो सही आंसर भी आएगा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्वेश्चन यहां पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 विद्युत आक्षेप उपचार, जो इलेक्ट्रो कंसल्टेटिव थेरेपी बोला था, ईसीटी के संबंध में क्या प्रावधान करता है, ये आपको बताना है। एक बार दूसरा टाइप के भी क्वेश्चन इसमें बना है। ईसीटी केवल पूर्ण एनेस्थीसिया के तहत ही दिया जाएगा, इसे नाबालिगों पर लागू नहीं किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में ईसीटी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। ईसीटी केवल सरकारी अस्पतालों में और केवल सप्ताह में एक बार ही दिया जा सकता है। परिवार के सदस्य की सहमति से किसी भी मरीज को ईसीटी दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर जो है ये ए वाला आएगा। इसमें जो एक चीज और जोड़ा गया कि नाबालिगों पर लागू नहीं किया जाएगा, जो नाबालिग होंगे 18 साल से नीचे उनको नहीं दिया जाएगा ये थेरेपी। माने ईसीटी थेरेपी के लिए पूर्ण एनेस्थीसिया के तहत दिया जाएगा, तो पहले ही बताया जा चुका, पहले दूसरे क्वेश्चन में था एनेस्थीसिया, उससे संबंधित दवाई देने के बाद ही करोगे। लेकिन एक चीज और, नाबालिगों पर लागू नहीं किया जाएगा, तो ए वाला इसका सही आएगा। क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। कि देश के सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को काम की समीक्षा करना और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो बोर्ड बनाया गया है, इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में के काम की समीक्षा करना और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शिकायतों का समाधान करना। क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत नामित प्रतिनिधि की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की ओर से स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेना, जब व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम ना हो। मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के लिए धन जुटाने में मदद करना, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को भर्ती करना या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करना। इसमें से कोई एक आएगा। कॉमन क्वेश्चन वैसे पर लगा सकते हो कि यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की ओर स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेना, जब व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम ना हो, वो खुद निर्णय नहीं ले सकता, तो कोई व्यक्ति तो प्रतिनिधि होगा परिवार का या कोई भी जो उसके बदले निर्णय ले। क्वेश्चन हमारे सामने, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं। मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जैविक विविधता और कन्वेंशन, बच्चों के अधिकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। सही आंसर इसका बी आएगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की परिभाषा के तहत इनमें से किस शर्त को मानसिक बीमारी के रूप में विशेष रूप से बाहर रखा गया है, ये आपको बताना है। अफीम, कैनबिस या अन्य अवैध पदार्थों का उपयोग, अल्पकालीन चिंता विकार, पारंपरिक रूढ़िवादी धारणाएं जो समाज में असामान्य मानी जाती है, गंभीर अवसाद के कारण कार्य करने की क्षमता का नुकसान। तो इसमें जो बाहर रखा गया यही वाला सी वाला, पारंपरिक रूढ़िवादी धारणाएं जो समाज को असामान्य मानी जाती है, तो इनको इससे अलग रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार किस धारा में? ये इंपॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार किस धारा में? धारा 10, धारा 15, धारा 18 या धारा 25, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार जो है
वो है पेशेंट को धारा 18 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड किस स्तर पर गठित होता है, ये आपको बताना है। राज्य स्तर, केंद्र स्तर, जिला स्तर या ग्राम स्तर, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये जिला स्तर पर गठन होता है इसका। मानसिक रुग्णता का परिभाषा किस धारा में? अब देखो धारा 2 जो है ये पूरा धारा 2 में परिभाषा दिया गया है, लेकिन इसमें मानसिक रुग्णता की परिभाषा चल यहाँ किस में है? तो यहाँ पर ऑप्शन धारा 2 तो है, वैसे बन जाएगा फट से, लेकिन तब प्रॉब्लम आता है यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 होता तो प्रॉब्लम आता। लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसको आप फट से लगा दोगे कि ये बी वाला आंसर। लेकिन कभी यहाँ पर आ जाए 2 2 2 तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वास्तव में ये धारा 2(1)(s) में इसकी परिभाषा दी गई है। अगर हिंदी में बात करूं तो इसमें धा वाला आ जाएगा। हिंदी में बात करूं तो धा 2(1) धा जो है इसमें इसकी परिभाषा दी गई मानसिक रुग्णता की। क्वेश्चन हमारे सामने, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का निगरानी कौन करता है, ये आपको बताना है। राज्य पुलिस, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, ये तो कॉमन क्वेश्चन से फट से बन जाएगा कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका सेवाओं का निगरानी करने की जिम्मेदारी इसी को दी गई है। रोगी के रिकॉर्ड की गोपनीयता किस धारा का विषय है? माने जो भी रिकॉर्ड होगा गोपनीय होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा 20, धारा 21, धारा 22 या धारा 23, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। धारा 23 के अंतर्गत इसको गोपनीयता, जो भी उसका रहेगा गोपनीय रहेगा, उसको उजागर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? अब इसमें से क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष क्या होगा? जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश से सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, मनोचिकित्सक या कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है जिला न्यायाधीश होगा या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होगा या इसके समकक्ष जो भी उपाधि है वो हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस संस्था से प्रेरित है? अब ये वाला सी वाला आंसर आप जानते हैं, UNCRPD इसके अंतर्गत आएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ ए पर्सन्स विथ ए डिसएबिलिटीज, ये वाला आ जाएगा। आपातकालीन उपचार कितने समय तक दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। 24 घंटे, 72 घंटे, 7 दिन या 30 दिन, इसमें से कोई एक आएगा। तो आपातकालीन जो उपचार है 72 घंटे से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, तो यहां पर आएगा 72 वाला, इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना। अस्पताल बनाना, सेवाओं का मानकीकरण, निगरानी, पहले ही है सेवाओं का मानकीकरण और निगरानी इसका मेन काम होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत आत्महत्या के प्रयासों को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया गया? यद्यपि IPC भी खत्म कर दिया गया, उसके जगह दूसरा आ गया है, लेकिन फिर भी पुराने क्वेश्चन के तहत IPC की धारा पूछे तो हम लोग पहले ही जिक्र कर चुका। धारा 309, धारा 309 जो IPC के तहत इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध था, उसे आजकल हटा दिया गया। माने अपराध के IPC पूरा हट गया, दूसरा बन गया, उससे संबंधित कानून, धारा भी बदल गई होगी। लेकिन आपको जो याद करना कि भाई पुराना क्वेश्चन के आधार पर तो धारा IPC के धारा 309 को हटाया गया था। एक व्यक्ति को उपचार से इनकार करने का अधिकार कब है? जब चाहे, जब वह मानसिक रूप से सक्षम हो, जब पुलिस अनुमति दे, जब डॉक्टर न चाहे। तो अब भाई मैं सक्षम हूं मानसिक रूप से, तो उपचार करने का अधिकार मेरे को नहीं कराना है मेरे को, तो 32 का आंसर भी आ जाएगा यहां पर, जब मानसिक रूप से वो सक्षम हो। क्वेश्चन हमारे सामने, मरीज की इच्छा पर आधारित निर्णय प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको बताना है कि इच्छा पर आधारित निर्णय प्रक्रिया क्या कहलाएगी। डॉक्टर निर्णय, अंतिम निर्णय, समर्थित निर्णय लेना और कानूनी निर्णय लेना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, समर्थित निर्णय लेना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कौन जिम्मेदार नहीं है? याद रखना, कौन जिम्मेदार नहीं है? डॉक्टर, नर्स, पुलिस कांस्टेबल, मनोवैज्ञानिक। तो भाई मानसिक से संबंधित है तो पुलिस कांस्टेबल बेचारा क्या करेगा? तो यह सी वाला आंसर है, इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं होगी, बाकी सबकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन है, मरीज को समानता और भेदभाव न करने का अधिकार किस धारा में दी गई है? मरीज को समानता और भेदभाव न करने का अधिकार किस धारा में दी गई है?
धारा 20, धारा 22, धारा 21 से धारा 10 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। धारा 21 के तहत मरीज को समानता और भेदभाव न करने का अधिकार दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, अग्रिम निर्देश का अधिकार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत किस व्यक्ति को दिया गया है? इस रूप अलग अलग रूप टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डॉक्टर को, परिवार के सदस्यों को, सरकारी अधिकारियों को, तो उससे पहले ऊपर वाला मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को यह निर्धारित करने के लिए कि बीमारी के दौरान उसका इलाज कैसे किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर ये ए वाला यहाँ पर आएगा। ये अस्वस्थ व्यक्ति को ये दिया गया अग्रिम निर्देश। तो अग्रिम निर्देश धारा 5 में ये इसके जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए बीमारी के दौरान उसका इलाज किया जाए या नहीं किया जाए, इन्हीं को ये अधिकार मिला हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।